हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे थे। क्या देखे थे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के? 5 फंक्शंस हमने देखे थे। पहला कौन सा था? प्लानिंग। सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड था स्टाफिंग। फोर्थ था डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ था कंट्रोलिंग। ओके, अब हम आज कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है जो एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। इट इज अ फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या कोऑर्डिनेशन एक सिक्स्थ फंक्शन है क्या? कोऑर्डिनेशन एक सिक्स्थ फंक्शन है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है जो मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, लेकिन वो कोई सिक्स्थ फंक्शन के नाम से नहीं जाना जाता है। इट इज नॉट द सिक्स्थ फंक्शन, नॉट द सिक्स्थ फंक्शन। कहीं पे भी सिक्स्थ फंक्शन नहीं लिखना, कहीं पे भी सिक्स्थ फंक्शन नहीं लिखना। इट इज नॉट द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये ऐसा फंक्शन है जो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक डायग्राम देख रहे हो, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। उसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन को बीच में लिख रही हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को बीच में लिख रही हूँ। उसके बाद देखो, बेशक आप प्लानिंग करो या ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करो या स्टाफिंग का परफॉर्म करो या डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, आपको कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही करना है। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप ये सारे फंक्शंस को सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकते। विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द बेस फॉर ऑल द functions of management. Coordination is the base for all the functions of management. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना सारे फंक्शंस को हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा हम कहते हैं इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म इन द मार्केट। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी विदाउट कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर एक कंपनी है जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उस कंपनी में क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट होगा, केओस होगा, कंफ्यूजन होगा लोगों के बीच में। ठीक है, पीपल विल नॉट वर्क हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिला करके काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ओके, अब देखो हम इसके मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, असेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसे यूज करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क को प्रॉपरली कर पाती है ताकि गोल्स अचीव हो। तो ये सारे वर्क को क्या करना? ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द वर्क एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम। हार्मनी का मतलब क्या है? पीस, शांति, जहाँ पे सारे लोग खुश होकर अच्छे से एक साथ मिलकर के हैंड टू हैंड वर्क करें। तो कोऑर्डिनेशन ये है, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ लेकर आओ सबको, सारे एक्टिविटीज को और किसको? सारे रिसोर्सेज को, और उनमें हार्मनी हो। क्या हो? हार्मनी, एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम। अब देखो, कोऑर्डिनेशन को ये भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कहा जाता है? मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट आपको आपके बुक में मिलेंगे जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था, प्लानिंग करो या कंट्रोलिंग करो या ऑर्गेनाइजिंग करो, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करो, उसके कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। प्लानिंग कर लिया आपने, फिर वो प्लान आपको क्या करना होता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताना पड़ता है ना, और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना होता है। देखा, प्लानिंग से हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पे आए, और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ये आप अगले आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना समझ लो। ओके, तो प्लानिंग से हम ऑर्गेनाइजिंग में आए तो हमने कोऑर्डिनेशन का यूज किया, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए मैनेजर्स को, और मैनेजर्स ने उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के बाद स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि ये स्टाफिंग का फंक्शन है वो। ओके, अब वापस से जब स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं
बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है और उसके हिसाब से उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। देखा, फिर से कनेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के साथ। फिर स्टाफिंग होने के बाद फिर काम एक्चुअल वर्क परफॉर्म होता है जो कि डायरेक्टिंग के अंडर आता है। डायरेक्टिंग में मैनेजर को डायरेक्शन देना होता है। किसे देना होता है? जो स्टाफ एम्प्लॉयड है उनको। अब देखो फिर से ये कनेक्टेड है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कनेक्टेड है। फिर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं? जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने फिक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग तय करके रखा होता है, वो होता है हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो तय करके रखते हैं हम, वो हमारा होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि येस कि हम हमारा जो काम करने का जो ट्रैक है वो सही है कि नहीं, आर वी गोइंग ऑन द राइट ट्रैक ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। उसके बाद अगर उसमें जो चेंजेस करना होता है वो करते हैं। फिर अगेन प्लानिंग पे आते हैं। अब देखो हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का यूज हुआ ना, इसीलिए ये तो राइट है, ये तो आप मान लोगे। सेकेंड, रिक्वायर्ड बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स बनाया, प्लान्स बनाए, मैनेजर्स को बताए। मैनेजर्स ने क्या किया, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को अपने अपने वर्क बताए और डिपार्टमेंट के लोगों से वर्क करवाया। फिर सुपरवाइजर ने अपने वर्कर्स से काम करवाया। तो इन शॉर्ट टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल सब कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही काम कर रहे हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, इसलिए इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसीलिए कहा है, मैंने बताया आपको कि विदाउट कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, पीपल विल नॉट वर्क हैंड इन हैंड, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी affected. How organization will be affected? Goals will not be achieved and organization will not be able to survive for the long term in the market. Okay, ये हो गया ऐसे। Students, now let's understand features of coordination. Coordination का मतलब तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर यहाँ पर बता देती हूँ। It is what it means bringing together the resources and all the activities of organization. सारे एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के उसको और सारे रिसोर्सेज को टुगेदर लाना है, साथ में लेकर के आना है और उसमें हार्मनी होनी चाहिए। मीन्स देयर शुड बी अ पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको हम सिक्स्थ फंक्शन की तरह नहीं समझते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो बाकी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये एक बाइंडिंग थ्रेड की तरह काम करता है। ओके, अब हम बढ़ते फीचर्स की तरफ। दीज आर द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देखो कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं। व्हेन द ग्रुप इज वर्किंग टुगेदर, व्हेन द ग्रुप इज वर्किंग टुगेदर। एक इंडिविजुअल अकेले वर्क कर रहा है, सारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अकेले कर रहा है, तो उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत किसको पड़ती है? ग्रुप को। अब जब ग्रुप की बात आती है, ह्यूमन नेचर है तो सबका वर्किंग स्टाइल अलग होगा, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। ओके, अब सारे अपने अपने तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो हमारा सब एक मैनेजर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क यहाँ पे क्या होगा कि जो सारे लोग अपने अपने तरीके से वर्क कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे, यूनिटी हो उनके वर्क में, ताकि हमारे गोल्स अचीव हो। तो मैनेजर कैसे करता है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू करता है। थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर ब्रिंग्स यूनिटी इन वर्क, यूनिफाई द वर्क ऑफ ग्रुप। सेकेंड पॉइंट है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। सेम बहुत सारी चीजें ऊपर वाले पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। सबके अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको सेम डायरेक्शन में काम करना चाहिए, सेम डायरेक्शन उनका वर्क करने का। ओके, ये कौन बताता है? उनके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। सारे के सारे वर्क तो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल सेम ही होना चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो किसके थ्रू करते हैं? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। सो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। देन द थर्ड पॉइंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन के थ्रू एंश्योर किया जाता है कि देयर इज यूनिटी इन द डायरेक्शन। सबको सेम डायरेक्शन में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे सुपरवाइजर वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं, तो सारे वर्कर्स को सेम डायरेक्शन में वर्क करने की जरूरत है, तो वो कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही करेंगे। ओके, कोऑर्डिनेशन के थ्रू करेंगे। जैसे सुपरवाइजर ने 3-4 वर्कर्स को बुला लिया और उनको समझा दिया कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अब आगे वर्कर्स तो 50 वर्कर्स है, अब ये 10 वर्कर्स है, तो 50 वर्कर्स को वो अपने आगे के वर्क सिखाएंगे जो वो सुपरवाइजर से सीख कर आए हैं।
ओके, सो देयर शुड बी यूनिटी इन डायरेक्शन। जैसे सुपरवाइजर ने बताया वैसे इन लोगों ने अपने वर्क को किया और उसी तरीके से बाकी सारे लोगों ने भी अपने वर्क को किया। सो थ्रू कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन द फोर्थ पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैंने बताया था कोई भी फंक्शन परफॉर्म करो आप, 5 फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करो, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग, इज वर्किंग लाइक अ थ्रेड। ओके, बाइंडिंग फोर्स है। तो इसीलिए जैसे 5 फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग जो लास्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद फिर से हम प्लानिंग पे जाते हैं। जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने न्यू प्लान्स बनाते हैं। फिर प्लान के बाद वापस से ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन आता है, फिर स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, और सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। और जब सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो कोऑर्डिनेशन को भी परफॉर्म करने की जरूरत है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। यस, कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली किसकी है? मैनेजर की है। टोटली किसकी है? मैनेजर की है। 5 फंक्शंस मैनेजर परफॉर्म कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन भी मैनेजर ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमारा मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, उसके बाद है परवेसिव। कंट्रोलिंग का नेचर परवेसिव है। हमने मैनेजमेंट के भी फीचर में ये चीज देखी थी कि मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। क्या देखा था हमने? वेदर बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, एनजीओ हो, कोई भी हो, उनको मैनेजमेंट के फंक्शंस को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इन द सेम वे कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जब मैनेजमेंट की बात आएगी तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे और 5 फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेशन भी परफॉर्म किया जाएगा। बेशक वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, एनजीओ हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, इसीलिए इसको परवेसिव नेचर का रहा है। डेलिबरेट फंक्शन है, कंटिंजेंट फंक्शन है, डेलिबरेट फंक्शन है। मैनेजर को बहुत डेलिबरेटली, बहुत ही ध्यान से इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, पहली बात, और दूसरी बात उसके अकॉर्डिंग ही सारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जैसा वो डायरेक्शन देगा उसी तरीके से बाकी सारे लोग भी अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जब वो प्लान, पॉलिसीज जो भी आगे डिपार्टमेंट को बता रहे हैं, आगे बॉटम लेवल तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको क्लियरली पहुंचाना है वो इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह का केओस नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एक डेलिबरेट फंक्शन भी कहा जाता है। इजी। अब नेक्स्ट हम जाएंगे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट। Yes students, please subscribe to the channel. Now next topic is needs and importance of coordination. एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको ये तो पता है कि कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, सारे जो वर्क है, सारी जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्या करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, इससे हम समझेंगे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज से समझ में आ रहा है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, वैसे ही उसके अंदर ज्यादा लोग वर्क करेंगे एंड नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज। और जैसे ये नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होगा तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ेगी। पहले 10 लोग थे, 10 लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो जो भी बातें होती थी, जो भी प्लान बनते थे, जो भी ऑब्जेक्टिव बनते थे, जो जिस तरीके से वर्क को परफॉर्म करना होता था, वो सिर्फ 10 लोगों को बताना होता था। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बन गया है वक्त के साथ, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज है। तो अब 10,000 एम्प्लॉयज तक बातें पहुंचाना, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको डायरेक्शन देना इज नॉट ए इजी टास्क, है ना। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, ताकि सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करें, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए करें। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। सब लोगों सारे क्या होता है पता है, जब आप अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो आप
अपने ही डिपार्टमेंट तक सीमित रह जाते हो, अपने डिपार्टमेंट को गोल्स को अचीव करने के पीछे फोकस करते हो। ओके हाँ, इस मंथ का प्रोडक्शन टारगेट इतना है तो हमें हमारे प्रोडक्शन टारगेट को कंप्लीट करना है। ओके अब देखो कोई दूसरा मिस्टर बी है जो सेल्स डिपार्टमेंट में का वर्क कर रहा है, कंपनी ने उनको सेल्स टारगेट दिया है तो उनका टोटल फोकस क्या होगा, सेल्स को अचीव करना। ओके सेम मार्केटिंग को टारगेट दिया है कि भाई हमारे गुड्स को ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करो, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करो, तो उनका मेन फोकस क्या होगा, यस गुड्स को मार्केट में फैलाना है। तो यहाँ देखो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके सबके गोल्स कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। अब कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैनेजर क्या करता है, इनके वर्क को यूनिफाई करता है, एक सेम डायरेक्शन देता है और उनको बार बार याद दिलाता है कि भाई हमारा कॉमन गोल अचीव होना चाहिए। ओके तो जहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन ज्यादा होगा, जहाँ पे ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे, ज्यादा लोग होंगे, तो नीड भी कोऑर्डिनेशन की ज्यादा होगी। देन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन देखो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को लार्ज किया, बिकॉज दे आर एबल टू अर्न इनफ प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, उसके जरिए उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड किया। ओके जैसे प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन वो लार्ज हो रहा है, तो वो अब किसको हायर करेंगे, स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे। अब ये स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, ये स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, भाई मैं आई एम अ स्पेशलिस्ट, मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ, भाई मैं राजा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मेरे डिपार्टमेंट के लोग काम करेंगे। सेम सेल्स भी ऐसे ही करेगा, परचेज भी ऐसे ही करेगा, तो क्या होगा, इनके बीच में होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट। इनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल जो है वो हैम्पर होगा। इसीलिए ये स्पेशलिस्ट लोगों को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो हो वो कम से कम डिक्रीज हो। ये हो गया हमारा चैप्टर, आज कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप सारे वीडियोस देख सकते हो समझने के लिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को हिट कर ले, और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।